Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. So there is an announcement for students. जैसा कि हमने कहा था कि हम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराएंगे जो कुछ भी हमने पढ़ाया है, तो अब उसके लिए पूरा का पूरा स्केड्यूल हमने प्रिपेयर कर लिया है. आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे थ्रू यूट्यूब इटसेल्फ. तो जिस तरह से अभी यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं वहाँ पे यूट्यूब लाइव या रिकॉर्डेड वीडियोस करके आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स हम कराएंगे. और देखिए, सिर्फ रिवीजन करने से, एक बार सुनने से आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को टिक कर पाएँ सही तरीके से, वो सही नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है. इसलिए हमें लगता है कि डेली बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए. और इसी कारण से हमने प्लान किया है कि जो कुछ भी हम आपको यूट्यूब में पढ़ाएंगे अपने 45 मिनट से 1 घंटे के वीडियो लेक्चर में, 1 महीने का करंट अफेयर्स या 15 दिन का करंट अफेयर जो भी आपको पढ़ाएंगे, उसके बेसिस पे डेली आपको कम से कम 30 से 40 MCQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे. और उसके अलावा करंट अफेयर्स के MCQs तो होंगे ही जो मैंने उस दिन पढ़ाया है, प्लस कुछ स्टैटिक टॉपिक्स जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन स्टैटिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है APSC एग्जाम के लिए, उनके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डेली बेसिस पे दूंगा ऑन आवर पोर्टल SPMIS अकेडमी के पोर्टल पे. तो मुद्दा ये है कि डेली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पे जैसे अभी मिलती हैं. हो सकता है यूट्यूब लाइव हो, कभी इस तरह के रिकॉर्डेड हो, लेकिन डेली बेसिस पे अगर MCQ अटेम्प्ट करना है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमारे पोर्टल पे अपना अकाउंट ID बनवाना होगा. और डेली बेसिस पे MCQ में मैं आपको करंट अफेयर्स के कम से कम 40 क्वेश्चंस दूंगा, 30 से 40, और स्टैटिक क्वेश्चंस भी कम से कम 30 से 40 दूंगा जो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन पोर्टल पे अगर आपको MCQ प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए आपको एक नॉमिनल सा अमाउंट पे करना होगा, एक नॉमिनल सी फीस, दैट इज़ ₹99. और इस फ़ी को अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप हमारे जो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पेमेंट लिंक दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके आप 99 रुपीज़ पे करके अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं फॉर अटेम्प्टिंग आवर MCQs. ये जो क्लासेस स्टार्ट होंगी दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अपकमिंग मंडे, दैट इज़ फ्रॉम 12 जुलाई 2021. हमारी पोर्टल की कैपेसिटी देखिए लिमिटेड है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, मंडे का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि एक लिमिटेड ही कैपेसिटी या लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को कैटर कर पाएगा हमारा पोर्टल. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे जो SPMIS अकेडमी के जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, जिनका ऑलरेडी पोर्टल पे अकाउंट बना हुआ है, उनको कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है. उनको ये सब कुछ, ये MCQs डेली बेसिस पे उनको अपने आप ही मिलेंगे. दे नीड नॉट टू यूज़ दिस पेमेंट लिंक एंड पे ₹99. आपको नहीं करना है. मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये MCQ को ज़रूर अटेम्प्ट करें. सिर्फ डेली बेसिस पे करंट अफेयर सुनने से अच्छा रहेगा कि उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें. इससे 2-3 फ़ायदे होंगे. क्यों हमने इतना नॉमिनल फ़ीस रखा है, मैं उसके पीछे का भी आइडिया आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्यों आपको ये ज्वाइन करना चाहिए. देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे, 3000-4000 बच्चे होंगे, तो फिर आपको डेली बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, आप किस रैंकिंग पे आ रहे हैं, आपका स्कोर कितना है, बाकी लोग कितना कर रहे हैं. तो जो बच्चा मान लीजिए पिछड़ रहा होगा, उससे हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करके उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और आपका स्कोर बस आप ही को दिखेगा, एक आपको दिखेगा और दूसरा हमें दिखेगा. आपके बाकी किसी फैमिली वाले को या किसी और को, मम्मी पापा को नहीं दिखेगा. तो इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है. लेकिन आपको डेली बेसिस पे एक रियलिटी चेक मिलती रहेगी कि अगर 3-4 हज़ार सीरियस बच्चे हैं तो उसमें से आपकी रैंक कहाँ आ रही है ऑन डेली करंट अफेयर्स MCQ एंड स्टैटिक क्वेश्चंस MCQ. तो इस कारण से मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस MCQ वाले पोर्टल पे आएँ. आई डोंट थिंक कि 99 रुपीज़ इज़ अ बिग डील, मतलब कोई बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए. बट स्टिल इफ़ एनी स्टूडेंट फेसेस डिफ़िकल्टी 99 में भी, तो वो हमसे इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकता है और वी कैन सी व्हाट कैन बी डन रिगार्डिंग दिस. चलिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. And the first article is taken from editorial segment. It is about religious freedom in India. And this topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view. It is also important from our syllabus paper 2 Indian society point of view. तो ये पूरा मेंस टॉपिक है. इसमें PT में सवाल इससे नहीं आएंगे. तो समझते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है. देखिए, एक हाल फिलहाल में सर्वे कराई गई इंडिया में. इस सर्वे में लगभग 30,000 इंडियंस इंडिविजुअल्स
का ओपिनियन लिया गया रिगार्डिंग रिलीजियस टॉलरेंस, कि आप बाकी रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं। दिस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय पीयू रिसर्च सेंटर। ये जो पीयू रिसर्च सेंटर है, इट इज़ अ एनजीओ, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन यूएस, वाशिंगटन डीसी। तो पीयू रिसर्च सेंटर ने 30,000 लोगों का लगभग इंटरव्यू लिया और उसके बेसिस पे सर्वे कंडक्ट कराया। सर्वे का नाम है रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। तो ये सर्वे का नाम भी याद रखना, इस रिपोर्ट का नाम भी याद रखना, रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें पाई गई हैं? 2 मेन चीज़ें पाई गई हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। ज़्यादातर जो इंडियंस हैं, दे रेस्पेक्ट रिलीजियस डाइवर्सिटी। हम ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे अलावा बाकी धर्म के लोगों को भी अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन वी प्रेफर टू लिव इन ए सेपरेट स्फेयर्स एंड डू नॉट सपोर्ट इंटरफेथ मैरिजेज। तो हम मानते हैं कि बाकी लोगों को भी अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि 2 धर्म आपस में मिक्स हों, इंटर फेथ या इंटर रिलीजियस मैरिजेज हों, ताकि जो एक धर्म के बेसिक टेनेट्स हैं वो कहीं से भी डाइल्यूट हों। तो पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर रिलीजन कि वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं, देखिए परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट हु से दैट दे आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। तो 91% लोगों को लगता है कि उनको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, दे आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। 84% लोगों को लगता है कि रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग ट्रूली इंडियन। तो 91% लोगों को लगता है कि हमारे धर्म को प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, और 84% लोगों को लगता है कि बाकी लोगों को भी उनके धर्म को प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। रेस्पेक्टिंग अदर रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। तो अपने रिलीजन के साथ साथ बाकी रिलीजन्स का भी बराबर से सम्मान होना चाहिए, ये लगभग 80% लोग मानते हैं। वो बात अलग है कि ये जो फिगर है ये अलग अलग रिलीजन के लिए कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे हिंदू कम्युनिटी के 91% लोग मानते हैं कि उनको अपनी धर्म को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 85% लोग मानते हैं कि बाकी सारे धर्म के लोगों को भी उतना ही हक है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। तो इस तरह से अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे भी ये सेग्रीगेशन दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर जनरल पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये है। तो क्या निकल के आता है इससे फिगर? आपको जो याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे लिख रहे हो या मेंस में इंडियन सोसाइटी में अगर आंसर लिख रहे हो, तो आपको क्या लिखना है कि अबाउट 80% to 90% पीपल बिलीव दैट दे आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड दे शुड रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो। सो दिस इज द जनरल बिलीफ, मेजॉरिटी ऐसा मानती है। दूसरा की फाइंडिंग इस सर्वे में क्या पता चला है वो भी देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी रेस्पेक्ट रिलीजियस डाइवर्सिटी, बट मेजॉरिटी ऑफ अस, मतलब मोर देन 60% और 70% ऑफ अस आर अगेंस्ट इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेज। इसको लेकर के भी डाटा आप देख सकते हैं कि परसेंट ऑफ इंडियन एडल्ट्स हु से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप वुमेन और मेन फ्रॉम देयर कम्युनिटी फ्रॉम मैरिंग आउटसाइड देयर रिलीजन। तो हिंदू कम्युनिटी के कम से कम 67% लोग मानते हैं कि नहीं, विमेन को आउटसाइड रिलीजन मैरिज नहीं करना चाहिए। मेन को 65% लोग ऐसा मानते हैं कि मेन को, हिंदू आदमी को किसी दूसरे धर्म की औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स वीमेन को लेकर के थोड़ा सा इंटॉलरेंस तो आपको ज़्यादा दिख सकता है। हर रिलीजन में आप देखिए कि नहीं, हमारे धर्म की वीमेन की तो शादी किसी और रिलीजन में नहीं होनी चाहिए। तो हिंदू में 67% है वीमेन के लिए, मेन के लिए 65। एग्जैक्ट डाटा तो देखिए याद करना संभव नहीं है मोर और लेस आपको, लेकिन ये दिख जाएगा कि क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें कहीं ज़्यादा टॉलरेंस आपको दिख सकता है। पीपल आर ओनली 37% पीपल से कि नहीं, वीमेन शुड नॉट बी अलाउड टू मैरी एनी अदर रिलीजन। लेकिन यहाँ पे लगभग रिलेटिवली आपको टॉलरेंस ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज इनटॉलरेंस आपको ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा दिखेगा, जहाँ लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरे धर्म में उनके धर्म के लोगों की शादी हो। तो याद बस आपको ये रखना है कि मोर देन 60 और इवन 70% पीपल डू नॉट वांट इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेज। इंटर कास्ट मैरिजेस को भी लेकर के भी यही है। तो इंटर कास्ट मैरिजेस के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन आप देखिए हमारे देश में इंटर रिलीजियस मैरिजेज बहुत कम होते हैं, वो इस डाटा से आपको पता चल जाएगा। 81.6% जितने भी लोगों का रेस्पॉन्स लिया गया, सर्वे कराया गया, उसमें से 81.6% वे आर रेज्ड एज हिंदू, यानी कि बचपन में वो हिंदू थे और अभी भी एडल्ट फॉर्म में भी 81.7% आर हिंदू, यानी कि बस 0.1% लोगों का धर्म बदला है। मुस्लिम में भी वही है, 11.2% बचपन में हिंदू थे, अभी भी मुस्लिम थे, अभी भी मुस्लिम है। मतलब
ऑन एन एवरेज किसी ने धर्म बदला ही नहीं है। धर्म कैसे बदलता है? ज़्यादातर मैरिजेज से बदलता है, मतलब इंटररिलीजियस मैरिजेज हुए ही नहीं हैं। सो बचपन में आप जो थे और मोर और लेस जितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बचपन में हिंदू का था, आपके यूथ में भी उतने ही परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर हिंदू के, मतलब इंटररिलीजियस मैरिजेस बहुत कम हो रहे हैं। दैट इज़ द बेसिक इन्फरेंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो ऑलमोस्ट हर रिलीजन में आप देख सकते हैं कि पीपल वे रेज्ड एज अ पर्टिकुलर रिलीजन और मेंबर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन एंड दे आर करेंटली बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन इटसेल्फ। अगर इंटरकास्ट मैरिजेस की बात भी देखी जाए तो उसमें भी आपको यही पता चलेगा कि देयर आर मोर देन 60% ऑफ इंडियन एडल्ट्स हु से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप पीपल फ्रॉम देयर कम्युनिटी फ्रॉम मैरिंग इनटू अनदर कास्ट। तो अभी इंटरकास्ट रिलीजन को भी लेकर के बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंटॉलरेंस है। अब इसको लेकर के क्या इन्फरेंस ड्रॉ किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे में बहुत काम आएगा और इंडियन सोसाइटी पे आंसर लिख रहा हो तो बहुत काम आएगा। इसको लेकर के क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया गया इंडियन सोसाइटी के बारे में वो भी समझते। तो देखिए, नॉर्मली किसी भी सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो ही मॉडल अभी तक पॉपुलर थे। पॉपुलर दो ही मॉडल हैं किसी भी सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला है मेल्टिंग पॉट सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी, इसका क्या मतलब है मेल्टिंग पॉट सोसाइटी का? तो इसको समझिए ध्यान से। अमेरिका का जो कल्चर है, जिस तरह का लोगों का रहना सहना है, जिस तरह का कपड़े पहनने का कल्चर है, जिस तरह खाने पीने का कल्चर है, वो एक पर्टिकुलर कल्चर है। और जो भी बाहर से लोग आते हैं या जो भी लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो सब उसमें मिलजुल करके एक ही कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अमेरिका में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। लोग इस तरह से घुल मिल जाते हैं। दैट इज मेल्टिंग पॉट। जैसे कैसे मेल्टिंग पॉट के अंदर सोना चांदी सब मेल्ट होकर के सब मिक्स हो जाता है, वैसे ही मेल्टिंग पॉट। तो रसियन हो, मैक्सिकन हो, इटालियन हो, आयरिश हो, चाइनीज, सब मेल्ट होकर के एक हो जाते हैं। अमेरिकन सोसाइटी इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेल्टिंग पॉट इज अ मेटाफर ऑफ अ सोसाइटी वेयर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल ब्लेंड टुगेदर एज वन। अमेरिका इज ऑफन कोटेड एज एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग पॉट सोसाइटी। इट लीड्स टू वन कल्चर। फाइनली निकल के क्या आता है, चाहे कहीं से भी जा रहे हो, एक ही कल्चर मोर और लेस वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं, उनको भी इनकरेज किया जाता है कि वहाँ का जो डोमिनेंट कल्चर है उसको अडॉप्ट करें, और लोग धीरे धीरे कर ही लेते हैं। आप भी देखते होंगे आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव जो अमेरिका जाते हैं, फिर अमेरिकन जैसा बोलने लगते हैं, यू नो सेनेटर हियर एंड वैसे ही बोलने लगेंगे, वैसे ही कपड़े पहनने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट कल्चर एंड दे बिकम पार्ट ऑफ दैट मेल्टिंग पॉट सोसाइटी। एक दूसरा तरीका होता है, दूसरी सोसाइटी होती है, दूसरा मॉडल होता है सोसाइटी का, उसको कहा जाता है सैलेड बॉल सोसाइटी। सैलेड बॉल सोसाइटी में कैसा है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपना अपना आइडेंटिटी बना के रखते हैं। कैसे? सैलेड में आपके अलग अलग सैलेड्स के कंपोनेंट होंगे, कोई फ्रूट्स है तो कोकम्बर हो गया, कोई वेजिटेबल हो गया, कुछ भी है, सब एक दूसरे से मिक्स्ड तो जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी आइडेंटिटी भी बना के रखे हुए हैं। तो उसको वैसी सोसाइटी को कहा जाता है सैलेड बाउल सोसाइटी, जिसमें चाइनीज है, आयरिश है, इटालियन है, मैक्सिकन है, रशियन है, सब घुल मिल करके रह रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी साथ ही साथ डिस्क्रीट तरीके से मेंटेन्ड है, सिक्योर्ड है। सो इमिग्रेंट्स ऑल्सो रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स while integrating with the new society. So salad bowl is a metaphor for the way of a multicultural society and integrate different cultures while maintaining their separate identities. That is salad bowl society. माना जाता था कि इंडियन सोसाइटी सैलेड बाउल सोसाइटी है, कि भाई हम अलग अलग कल्चर के लोग हैं लेकिन एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहते हैं। लेकिन अब इस पर्टिकुलर रिसर्च के बाद कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो सैलेड बाउल भी नहीं है। कहाँ घुलते मिलते हैं हम? घुलने मिलने का एक इंपॉर्टेंट जरिया होना चाहिए, इंटर फेथ मैरिजेज या इंटर कास्ट मैरिजेज, वो तो हमारे यहाँ होती नहीं है। तो इट शुड नॉट बी कॉल्ड एसेंशियली ए सैलेड बाउल सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी शुड नॉट बी कॉल्ड सैलेड बाउल सोसाइटी। तो तीसरा मॉडल डेवलप किया गया इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो मॉडल को नाम दिया गया थाली मॉडल। थाली मॉडल समझिए क्या है, इंडियन सोसाइटी को थाली मॉडल से कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कैसे थाली के अंदर अलग 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 तरह के फूड रखे हुए थे एक साथ, वैसे ही हमारे देश के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ हैं, खुशी खुशी हैं, ठीक है, सब अपने रिलीजन को आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना किसी फोर्स के, और दूसरों के एग्जिस्टेंस को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई आपस में मिक्सिंग नहीं है। कैसे यहाँ पे दाल अलग, रायता अलग, सब्जी अलग, वैसे ही इंडियन सोसाइटी में हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग, आपस में मिक्सिंग नहीं है। सो इंडियन सोसाइटी रादर देन बीइंग कॉल्ड सैलेड बाउल, इट शुड बी कॉल्ड थाली मॉडल। इसका इस्तेमाल करना, हो सकता है डायरेक्ट सवाल आ जाए मेंस में
कि what according to the recent research by PU Institute, Indian society should be known as Thali model. So what are the two prevalent models of society to explain a particular society, and what is Thali model society according to which Indian society is explained? तो इस तरह का सवाल मेंस में आ सकता है. The next article is taken from national segment. It is about major cabinet shuffle and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So क्या है करंट न्यूज, आपको तो पता चल ही गया होगा. कल यूनियन लेवल पे जो सरकार में बहुत सारे उलटफेर किए गए, कई सारे पुराने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, या आप कह सकते हैं कि दे वर फोर्स्ड टू रिजाइन, लेकिन कहना तो यही पड़ेगा कि दे रिजाइंड. और कई सारे नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. सो न्यू मिनिस्टर्स वेर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन लोग होते हैं वो भी ब्रीफली समझ लीजिए. कैबिनेट होता है सबसे पहले. कैबिनेट मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है कैबिनेट. फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं. इनको जूनियर मिनिस्टर भी कहा जाता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं. फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज. ये लोग कैसा होते हैं कि ये वैसे तो इनको कैबिनेट रैंक नहीं मिली होती, यानी कि इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं मिला होता है, बट फिर भी ये किसी को असिस्ट नहीं करते हैं. ये इंडिपेंडेंट तरीके से अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं. तो दैट इज नोन एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. अगर बात की जाए नई सरकार में तो अब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं 31. मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जूनियर मिनिस्टर हु विल बी असिस्टिंग द कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए हैं 45, जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं 2. अब एक बार जरा सा समझने के लिए देख, ये मैंने एग्जांपल आपके सामने दिया है, आप यहाँ पे देखिए. जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स संभाल रही हैं. और यहाँ पे आप देखिए श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स संभाल रहे हैं. लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सी विल बी मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मतलब ये सीनियर होंगी, और कोई कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी. और निर्मला सीतारमण जी को असिस्ट करेंगे श्री राव इंद्रजीत सिंह. सो ही इज ए जूनियर मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंडर सम कैबिनेट मिनिस्टर. तो आई होप आपको कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जूनियर मिनिस्टर के बीच का रिलेशन समझ आ गया है. ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, लेकिन ये इनके नीचे काम करेंगे, और दैट इज वाई ही विल बी नोन एज जूनियर मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड सी विल बी नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर. इस तरह के अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और उनके नीचे 1 या 2 जूनियर मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स लगाए गए हैं. एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है एपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है एपीएससी में शायद से पूछ ले, वो होगा सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में. तो सर्बानंद सोनोवाल जी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे. अभी हेमंत बिश्व शर्मा साहब से पहले तो वो चीफ मिनिस्टर थे, आपको पता ही है. अब उनको यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह मिल गई है, और कौन कौन से मिनिस्ट्री उनको दी गई है वो भी समझिए. मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड सिद्धा, यानी कि सो शॉर्ट में कहें तो आयुष मिनिस्ट्री का भी इनको हेड बनाया गया, और इनको मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का भी हेड बनाया गया. और ये कैबिनेट पोजीशन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पोजीशन. ही इज नॉट असिस्टिंग एनीवन. कुछ कैबिनेट से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लीजिए. देखिए जो वर्ड कैबिनेट था दैट वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कैबिनेट को अमेंडमेंट करके 44th अमेंडमेंट करके 1978 कैबिनेट वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है इन आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी. आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस. तो आर्टिकल 352 दैट टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी लगाएंगे जब कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको रिटन फॉर्म में सजेशन देगी कि सर प्रेसिडेंट आप इमरजेंसी प्रोमलगेट कर दें. ये क्यों किया गया वो भी आप जानते होंगे, समझ रहे होंगे. मैंने कुछ दिनों पहले इमरजेंसी को किस तरह से दुरुपयोग किया गया वो आपको बताया. 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगाई गई, जबकि इस तरह के कंडीशंस नहीं थे. उस टाइम में बोला जा रहा था कि इंदिरा गांधी जी ने बस फ़ोन करके बोल दिया प्रेसिडेंट को और इमरजेंसी लग गई. तो कहीं ना कहीं इसके बाद ये बात फील की जाने लगी कि इतना आसानी से इमरजेंसी लगाने का पावर प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट प्रधानमंत्री अलॉन्ग विद कैबिनेट मिनिस्टर्स शुड गिव अ रिटन रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट कि सर इमरजेंसी लगाइए, तभी जाकर के इमरजेंसी लगनी चाहिए. कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेस को कम्बरसम करने के लिए, डिफिकल्ट बनाने के लिए कि इमरजेंसी आसानी से ना लग जाए, इसके लिए ये 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में. कैबिनेट वर्ड इंसर्ट किया गया और लिखा गया आर्टिकल 352 में कि अगर इमरजेंसी लगानी होगी तो फिर कैबिनेट के रिक्वेस्ट के बाद ही इमरजेंसी लगेगी. इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि एक नई मिनिस्ट्री ऐड की गई है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव विल बी नाउ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका फोकस रहेगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हमारे देश की उनको डेवलप करें.
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, आई होप आपको याद होगा, मैंने अमूल का पूरा एग्जाम्पल दिया था, अमूल को फिर से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिनेशन देखिए, आपको याद आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ILO, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरीली, अपने मर्जी से लोग साथ आते हैं टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू ज्वाइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस। तो कैसे मैंने आपको बताया था कि अमूल के अंदर कई सारे लोग गुजरात के एक साथ आ गए, अपनी गायों को, भैंसों को एक साथ ले आए, फिर उन्होंने मिल करके उसको दूध निकाल करके पैकेजिंग करके शहरों में जाके बेचने लगे। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कहते हैं वेयर पीपल पूल देयर रिसोर्सेज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एट ए मास लेवल सो दैट देयर ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीजेज एंड मिडिल मैन आर रिमूव्ड। तो अमूल बेस्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और प्रमोट किया जाए हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में, इसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई है। इसका फोकस होगा कि कोऑपरेटिव शुड रीच एट द ग्रास रूट लेवल एंड देयर शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स। उनको आराम से लोन मिल सके, आराम से उनके अप्रूवल्स या क्लियरेंसेज उनको मिल सके, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का हेड बनाया गया है, या मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का पोर्टफोलियो संभाला है श्री अमित शाह जी ने। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about PMI for services. This is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो क्या होता है PMI, पहले वो समझते हैं। तो देखिए PMI ये एक सर्वे बेस्ड मेजरमेंट होता है इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का। तो सर्वे बेस्ड मेजरमेंट होता है इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का विद कंपैरिजन ऑफ लास्ट मंथ। तो पिछले मंथ की तुलना में हमने इस मंथ अच्छा परफॉर्म किया है या खराब परफॉर्म किया है, वो PMI इंडेक्स में रिप्रेजेंट होता है। PMI दो सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग पब्लिश किया जाता है। PMI जो स्कोर होता है दैट इज फ्रॉम 0 to 100। अगर स्कोर 50 आता है इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी ना एक्सपैंड कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर स्कोर 50 से कम आता है मतलब उस सेक्टर में, अगर मैन्युफैक्चरिंग का PMI 50 से कम है मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर सर्विस का 50 से कम है तो सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ही अगर 50 से ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि वो सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है। PMI इज़ पब्लिश्ड बाई IHS मार्केट इंडिया। ये मार्केट नाम सही है, ऐसा मत समझ रहा कि मार्केट को गलती से मैंने मार्केट लिख दिया। इट इज़ अ प्राइवेट डाटा एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। PMI ऑफ करंट मंथ इफ इट इज़ हायर देन PMI ऑफ प्रीवियस मंथ दैट मीन्स द इकोनॉमी इज ऑन द ग्रोइंग पाथ। अब आपको इस ग्राफ्स को देख करके आपको PMI और बेहतर समझ आ जाएगा। ये ग्राफ जो है दैट इज रिगार्डिंग PMI सर्विसेज। तो देखिए लोगों का सर्वे लेकर के इकोनॉमी के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसके बेसिस पे PMI इंडेक्स पब्लिश होता है। और PMI सर्विस सेक्टर में हमारे जून मंथ के अंदर इन 2021 PMI सर्विसेज हैज़ प्लमेटेड और डिक्लाइंड टू 41.2। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर हमारा डिक्लाइन कर रहा है, ऐसा लोगों को लगता है, पहली बात तो। दूसरा 50 से कम है इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर्विस सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है। अगर 50 से ऊपर होता तो इसका हम मान के चलते कि ओवरऑल सर्विस सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दूसरा पिछले मंथ की तुलना में हमारी सर्विस सेक्टर और खराब परफॉर्म कर रहा है, ये भी पता चलता है इस ग्राफ से, क्योंकि पिछले मंथ में PMI सर्विसेज था, यानी कि मई मंथ में PMI सर्विसेज था 46.4 और जून मंथ में PMI सर्विसेज है 41.2। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about key decisions taken by Assam cabinet. तो असम कैबिनेट की हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी 7 तारीख को और कुछ जरूरी फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल फॉर गवर्नमेंट फंक्शंस एंड मीटिंग्स। सो कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन या मीटिंग विल बिगिन विथ स्टेट एंथम एंड एंड विथ नेशनल एंथम। Only hand-woven gamosas will be presented in such meetings and traditional foods will be served to empower local self-help groups. फिर कर्मचारी दिवस अब मनाया जाएगा हमारे स्टेट में। सो डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री गोपीनाथ बोरदोलोई दैट इज ऑन 5th August will be observed as कर्मचारी दिवस। Non-gazetted employees 5 from each district and 10 in the state level will be awarded on this occasion. Awarded employees will get 1 year service extension after retirement. देशभक्ति दिवस, तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ देशभक्त तरुण राम फुकान on 20th July will be observed as देशभक्ति दिवस across the state. तो ये कुछ बातें APSC PT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना।
In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 406 to 410. Topic number 406 is about fishery sector in India. Presently, India is second largest fishery producing country after China. Nearly 61% of fishermen families are in BPL category. Average family size is 4.63 and overall sex ratio is 928 females per 1000 males. Most of the fishermen use non-motorized boats. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 407 is about One Health approach. One Health approach is designing and implementing programs, policies, legislations and research in which multiple sectors communicate and work together to achieve better public health outcomes. The areas of work in which One Health approach is particularly relevant includes food safety, control of zoonotic diseases, that means that the diseases that spread from animal to human beings, and combating antibiotic resistances. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 408 is about Global Innovation and Technology Alliance, GITA. It is a non-profit Section 8 public-private partnership company promoted jointly by Technology Development Board, Department of Science and Technology and Government of India along with Confederation of Indian Industry. Prime Minister Council on Trade and Industry had in 2010 recommended incorporation of government's arm's length entity under PPP mode to professionally manage the government's fund for providing flexibility to industry for undertaking R&D along with global partners. Please attend this question based on this particular topic. Question number 409 is about Bern Union. It is an international not-for-profit trade association representing the global export, credit and investment insurance industry. Its members include government-backed export credit agencies, private credit, political risk insurers and multilateral institutions from across the globe. Export Credit Guarantee Corporation of India is member of this association. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 410 is about anti-dumping duty and countervailing duty. Anti-dumping duty is the protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. Dumping is legal under WTO rules unless the foreign country can reliably show that the negative effects of the export firm has caused its domestic producers. And countervailing duties are also known as anti-subsidies duties, are trade import duties imposed under WTO rules to neutralize the negative effects of subsidies. The countervailing measures in India are administered by the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties. Please attend this question based on this particular topic. This is the answer of question number 401 to 405 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions from tomorrow's newspaper analysis. This is the answer of the question that we had given in yesterday's newspaper analysis. The first question was regarding water crisis. So according to Falcon Mark indicator, India is classified as absolute water scarce country. No, this is wrong. India is classified as water stressed country. Among northeastern states, Assam is best performer. No, this is wrong. Assam is not best performer state according to Composite Water Management Index. So the correct answer is option D, none. Which of the following are correct about solid waste management treatment? Composting is a process where microorganisms decompose degradable waste into humus. Absolutely correct. Incineration is a process of combustion in the absence of oxygen. No, this is wrong. It is in presence of oxygen. So the second statement is wrong. यहीं से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है. देखो 2 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्या बच गया? ऑप्शन बी 1 ओनली. तीसरा पॉइंट रीड करने की भी जरूरत नहीं. इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. NTCA, the National Tiger Conservation Authority, is a non-statutory body. Here it is wrong. It is a statutory body created under Wildlife Protection Act Amendment in 2006. So the first statement is wrong. यहीं से कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 2 ओनली. एलिमिनेशन मेथड. ध्यान रखना ये मेथड बहुत काम का होता है पीटी में. That's all from our side for today. Thanks for watching.